तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ल्यूसेंट इनसाइट्स में। मेरा नाम अमन सिन्हा है और हम लोग यहाँ पर ल्यूसेंट का जनरल नॉलेज कवर करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल का नाम ल्यूसेंट इनसाइट्स है और हम लोग पहले इस चैनल पे या इस वीडियो में पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। और पॉलिटी कहाँ से? पॉलिटी ल्यूसेंट के जनरल नॉलेज से। ल्यूसेंट का जनरल नॉलेज जो कि बहुत सारे भागों में डिवाइडेड है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एट लास्ट जनरल नॉलेज। तो यहाँ पर मैं अभी इस वीडियो में या इस वीडियो से पॉलिटी को शुरू करने वाला हूँ। ऐसा मेरा मानना है और हो सकता है आपका भी मानना हो कि पॉलिटी एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है। मतलब अगर आप इसको एक बार समझते हैं अच्छे से तो भूलने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसा मैं नहीं कह सकता, भूलने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम होता है पॉलिटी को। तो आइए शुरू करते हैं ल्यूसेंट का पॉलिटी। ल्यूसेंट का जब आप पॉलिटी को खोलेंगे, यानी पॉलिटी वाले सेक्शन को जब आप खोलेंगे, तो पहले पेज में आपको समझाया गया है कि पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटी कहाँ से आया, पॉलिटी शब्द कहाँ से इवैल्यूएट हुआ। आगे इसी में हम लोग देखेंगे, बताया गया है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, भारत कैसा देश है, इंडिया कैसा कंट्री है। अगले वाले टॉपिक में समझाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। बट मैं इस वीडियो से सबसे पहले आपको इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ल्यूसेंट बुक, पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, यानी, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। यानी ये जो भारत का संविधान है, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ विकास होना। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को पढ़ेंगे कि कहाँ से भारत का जो संविधान है उसका विकास शुरू हुआ और कहाँ पर जा कर के ख़त्म हुआ। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान का विकास। इसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857। यानी 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म भारत में हुई है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म में सबसे पहला पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्यों बोला गया? क्योंकि इस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, और ये एक्ट आया कब था? 1773 में, इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहा जाता है।
चलिए शुरू करते हैं इसका पहला पॉइंट। इसका पहला पॉइंट है, दिस एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ अ कमिटी हेडेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉर्ड नॉर्थ। आप देखेंगे ये जो एक्ट है, यानी ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उस रिपोर्ट पर बेस्ड है, ठीक है, उस कमिटी के रिपोर्ट पर बेस्ड है जिसको हेड कर रहे थे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके लिए एक एक कमिटी का रिपोर्ट, जैसे एक कमिटी बनी, उसने एक रिपोर्ट दी, ठीक है। तो ये जो एक्ट है उस कमिटी के रिपोर्ट पर बेस्ड है, जिसको हेड कौन कर रहा था? हेड कर रहा था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। लेकिन अगर आप ये जानने में इच्छुक हैं कि ये रेगुलेटिंग एक्ट को लाया क्यों गया था, तो आपको पता होगा कि पलासी और बक्सर का जो युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। पलासी के युद्ध के बाद देखते हैं कि ड्वेल गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कलकत्ता में इम्पोज्ड किया गया, जिसको बाद में वारेन हेस्टिंग के द्वारा हटाया गया, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद आप देखेंगे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुका था। यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, ठीक है। और अगर आप विश्वास करें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा यानी बक्सर के युद्ध जीतने के बाद ब्रिटेन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो लैंड था वो इंग्लैंड से भी बड़ा ऑक्यूपेशन था। यानी इंग्लैंड का जो एरिया है उससे बड़ा एरिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी का बक्सर के युद्ध के बाद भारत में ऑक्यूपेशन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्ति को बढ़ते देखते हुए जो ब्रिटेन के पॉलिटिशियन थे उन्होंने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना शक्ति यानी इतना पावर उनके पास रहना हमारे राजनीतिक कैरियर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जिनके पास पावर होता है, जिनके पास शक्ति होता है, जिनके पास रेवेन्यू होता है, वो ही किसी न किसी चीज़ में हस्तक्षेप करके उस चीज़ को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ का जो पॉलिटिशियन था उनको ये डर था कि कहीं न कहीं हमारा जो राजनीतिक करियर है, यानी जो पॉलिटिकल करियर है, वो दुष्प्रभावित ना हो जाए, ठीक है। और ये भी देखा जा रहा था 1772 में एक रिपोर्ट के मुताबिक ये देखा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट ट्रेड किया करती थी, ठीक है। और इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी बहुत बड़ा हाथ था। और प्राइवेट ट्रेड को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने ये देखा कि जो प्राइवेट ट्रेड है वो एक करप्शन है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए वो एक करप्शन के रूप में था। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी वो सबका लेखा जोखा ब्रिटिश का पार्लियामेंट है, यानी ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वहाँ पर जाया करता था। लेकिन 1772 तक ब्रिटेन के पार्लियामेंट को ये पता ही नहीं था कि यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स हैं वो प्राइवेट ट्रेड भी किया करते हैं, और वो जो प्राइवेट ट्रेड का जो पैसा है उन्हीं ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर के पास रहा करता था, और उससे सरकार को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रही थी। तो इसको सरकार ने यानी ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने और ब्रिटिश क्राउन ने इसको एक करप्शन के रूप में लिया। तो इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको संचालित करने के लिए, इसको सही ढंग से चलाने के लिए सबसे पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को इंट्रोड्यूस